हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज डे 11 है हमारे एसएससी जेईई 90 डेज़ क्रैश कोर्स का, जिसमें हम टेक्निकल एज वेल एज नॉन टेक्निकल दोनों ही सब्जेक्ट्स को बहुत ही बेहतरीन तरीके से कंप्लीट करने वाले हैं इन 90 डेज़ में। जो कि ये जो क्रैश कोर्स है वो टारगेटेड है एसएससी जेईई 2024 के लिए। लेकिन अगर इसके साथ साथ आप किसी अदर स्टेट जेईई एग्ज़ाम्स की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे कि PSSC जेईई हो गया, NBCC जेईई हो गया, तो इन एग्ज़ाम्स के लिए भी ये जो क्रैश कोर्स है वो बहुत यूज़फुल होने वाला है, बहुत इफेक्टिव होने वाला है, बहुत कारगर साबित होगा। तो आप मेक श्योर करें कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आप भी इस क्रैश कोर्स से जुड़ जाएँ और आप अपने प्रिपरेशन को और बेहतर बना सकें, अपने सिलेक्शन को गारंटीड कर सकें। तो बात करते हैं कि आज जो है आपको डे 10 का रिपोर्ट मिल जाएगा, यानी 10 दिनों का जो है 10 दिनों में हमने क्या क्या पढ़ा, हमें हमारी आगे की प्लानिंग किस तरह से रखनी है और किस तरह से हम आगे के कामों को करेंगे, वो आपको आज डे 10 में जो है रिपोर्ट कार्ड मिल जाएगा। ठीक है। और बात करें अगर इस समय, तो इस समय हम जो है बिल्डिंग मटेरियल, क्या चीज़, बिल्डिंग मटेरियल और रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट स्ट्रक्चर यानी आरसीसी स्ट्रक्चर, बिल्डिंग मटेरियल और आरसीसी स्ट्रक्चर, इन दोनों ही सब्जेक्ट्स को, और आपको भी पता है और मुझे भी पता है, ये दोनों ही सब्जेक्ट्स जो हैं वो बहुत अच्छा वेटेज रखते हैं किसी भी एग्ज़ाम में। तो इस समय जो है हम जो है इन्हीं दोनों सब्जेक्ट्स को कंप्लीट कर रहे हैं, इनके कॉन्सेप्ट्स को सीख रहे हैं, और इससे पहले हमने ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग को कंप्लीट कर लिया है। तो मैं यही आशा रखता हूँ कि अगर इससे पहले के जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, इससे पहले के जितने भी लेक्चर्स हैं, उन्हें आपने कंप्लीट कर लिया होगा, और अगर नहीं किया तो प्लीज़ से कर लीजिएगा। नहीं तो आगे चल के जिस तरह से हमारा लोड बढ़ेगा, वर्किंग लोड बढ़ेगा, हम एग्ज़ाम के और पास जाएंगे, हमें रिवीजन भी करना होगा और मॉक टेस्ट भी लगाना होगा, PYQs भी सॉल्व करने होंगे। वैसे तो आप अभी भी कर रहे होंगे, लेकिन उस समय हम और करना पड़ेगा हमें। तो उस समय जो है आपको रिवीजन करते समय किसी तरह का बर्डन ना पड़े, इसलिए जो है आप अभी के काम को अभी निपटाते चलें। ठीक है। तो बात करते हैं आज का वीडियो, हम वहीं से शुरू करेंगे जहाँ से हमने कल ख़त्म किया था। तो कल हमने ख़त्म किया था कि हमने कल क्या पढ़ा था, कल हमने पढ़ा था शेयर। हमने पढ़ा था शेयर आरसीसी में शेयर जो है, इसे हमने पढ़ के कंप्लीट किया था बढ़िया तरीके से, और इसके साथ साथ हमने एल बीम और टी बीम के बारे में भी पढ़ा था। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है बॉन्ड एंड डेवलपमेंट लेंथ, जो कि बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे। इसके साथ साथ हम कोशिश करेंगे कि आज जो है हम बॉन्ड डेवलपमेंट के साथ साथ कुछ टॉर्जन को भी कंप्लीट कर लें। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए। तो आप मेक श्योर करें कि आप वीडियो में एंड तक बने रहें, जिससे कि आपको जो ये कॉन्सेप्ट्स हैं वो पूरी तरह से क्लियर हो जाए, बहुत अच्छे तरीके से बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए, जिससे कि आप जो है आगे चल के और अच्छा परफॉर्म कर सकें। ठीक है। तो चलते हैं वीडियो में और टॉपिक को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला है बॉन्ड एंड डेवलपमेंट लेंथ। बॉन्ड एंड डेवलपमेंट लेंथ ये हमें चाहिए क्यों? अगर हम बात करें कि हमें डेवलपमेंट लेंथ हम क्यों देते हैं, फिर बॉन्ड स्ट्रेस हम के बारे में हम क्यों पढ़ते हैं, तो ये हम इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि हम नहीं चाहते जैसे कि मान लीजिए अगर आपका कंक्रीट और रेनफोर्समेंट है, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे पीछे, मान लीजिए यहाँ पे देखिए, ये कोई आपका आरसीसी स्ट्रक्चर है, और इसमें जो है हमने ये कंक्रीट फंसा दी, ठीक है, कंक्रीट डाल दी इसमें, सॉरी कंक्रीट है और इसमें हमने ये स्टील डाल दिया। तो हम क्या चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि ये जो हमारा स्टील है वो इससे इस तरह से बॉन्ड बना ले, कंक्रीट और स्टील के बीच में इस तरह से बॉन्ड हो कि अगर हम लोड यहाँ पे दे रहे हैं तो ये जो लोड है उसका ट्रांसफ़र जो है, उसका जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो जो है बेहतर तरीके से हो, और किसी भी तरह का जो ये लोड है, ये लोड वो जो है स्टील में भी उतना ही जाए और कंक्रीट में भी उतना ही जाए। हम नहीं चाहते कि हमारा जो ये अगर मान लीजिए ये आपका स्टील यहाँ पे आपने एंकर करके रखा है, तो मैं क्या कहना चाहता हूँ कि अगर हम इस स्टील को इस तरफ से अगर लोड लगाएं, ठीक है, इस तरफ से लोड लगाएं, तो ये जो स्टील है वो इतना इसके अंदर होना चाहिए, उसका एम्बेडमेंट जो है वो इतना अंदर होना चाहिए कि हम इसे जब बाहर खींचे तो ये जो है स्लिप ना करे, ठीक है, स्लिप ना करे, और जो हम लोड इसे दे रहे हैं वो लोड क्या हो, ट्रांसफ़र हो जाए बहुत ही अच्छे तरीके से कंक्रीट में। ठीक है। तो हम ये चाहते हैं, इसीलिए जो है हमें बॉन्ड स्ट्रेस को ज़रूरत होती है, इसलिए हमें बॉन्ड स्ट्रेस पता होना चाहिए कि हमें बॉन्ड स्ट्रेस हमें कितना देना चाहिए, कितना बॉन्ड स्ट्रेस हम इसमें दें कि कंक्रीट और स्टील के बीच में जो है एक प्रॉपर बॉन्ड बन सके। और इसी साथ साथ हम डेवलपमेंट लेंथ की भी बात करते हैं, क्योंकि ये जो लेंथ हमने प्रोवाइड किया है इसे ही हम डेवलपमेंट लेंथ कहते हैं, इसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे। तो फिलहाल में यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि bond and development length basically it required to prevent slippage and to transfer the load between the concrete and steel properly। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि स्लिपेज को प्रिवेंट करते हैं, स्लिपेज ना हो इसलिए हम बॉन्ड के बारे में बात करते हैं, और जो ट्रांसफ़र है लोड का वो बहुत बेहतरीन तरीके से हो जाए स्टील और कंक्रीट में, उसके लिए ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, बहुत ज़रूरी टॉपिक है। इसके बाद देखिए
क्या होता है बॉन्ड स्ट्रेस, अगर इसकी बात करें तो ड्यू टू अनबैलेंस्ड टेंशन फोर्स शियर फोर्स इज एक्टिंग अलोंग द लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन, दैट इज कॉल्ड बॉन्ड स्ट्रेस। ठीक है, दैट इज कॉल्ड बॉन्ड स्ट्रेस। यानी कि आपने ये पढ़ा होगा। तो ये हो गया डेफिनेशन बॉन्ड स्ट्रेस का, कि जो हमारा अनबैलेंस्ड टेंशन फोर्स होता है, यानी कि अनबैलेंस्ड टेंशन फोर्स की वजह से, अनबैलेंस्ड टेंशन फोर्स की वजह से जो हमारा शियर फोर्स लगता है लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में, अगर ये बीम है तो इसमें लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में जो आपका शियर फोर्स लगेगा, इस तरह से जो आपका शियर फोर्स लगेगा वो किसकी वजह से, अनबैलेंस्ड टेंशन फोर्स की वजह से, उसे ही हम क्या कहते हैं, उसे ही हम बॉन्ड स्ट्रेस कहते हैं। ठीक है, अनबैलेंस्ड टेंशन फोर्स, ड्यू टू अनबैलेंस्ड टेंशन फोर्स शियर फोर्स इज एक्टिंग अलोंग द लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन, दैट इज कॉल्ड बॉन्ड स्ट्रेस। ठीक है, अब हम बात करते हैं डेवलपमेंट लेंथ के बारे में। तो द डेवलपमेंट लेंथ इज दैट मिनिमम लेंथ ऑफ एम्बेंडमेंट ऑफ स्टील रेनफोर्समेंट इन कॉन्क्रीट सो दैट द स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड इज इक्वल टू द स्ट्रेंथ ऑफ स्टील। जैसा कि मैंने आपको पिछले इससे पहले समझाया कि डेवलपमेंट लेंथ जो है वो मिनिमम लेंथ है एम्बेडमेंट का किसी भी स्टील रेनफोर्समेंट का कंक्रीट में, जिससे कि हमारा जो स्ट्रेंथ है बॉन्ड का, यानी जो हमारा बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो क्या हो जाए, स्टील के स्ट्रेंथ के बराबर हो जाए। ठीक है, जिससे कि जो ट्रांसफर है लोड का वो बेहतर तरीके से हो सके। तो ये बात हो गई। और इसका एक बहुत छोटा सा इंपेरिकल फार्मूला है, IS 456 के अकॉर्डिंग दिया गया है, इसे आपको बहुत मतलब बेहतर तरीके से याद रखना है। तो LD क्या होता है, इसे हम डेवलपमेंट लेंथ बोल रहे हैं, LD मतलब डेवलपमेंट लेंथ। इसका वैल्यू क्या होता है, इसका वैल्यू होता है LD इज इक्वल्स टू 0.87 FY फाई अपॉन 4 टाउ BD। यहाँ पे फाई क्या है, यहाँ पे फाई है डाया ऑफ बार। ठीक है, डाया ऑफ बार। अगर यहाँ पे हम बात करें टाउ BD की, तो यहाँ पे टाउ BD हमारा क्या है, डिजाइन बॉन्ड स्ट्रेस है। क्या है, डिजाइन बॉन्ड स्ट्रेस। अब देखिए ये जो फॉर्मूला है ना, ये फॉर्मूला दिया गया है प्लेन माइल्ड बार के लिए, प्लेन बार के लिए। ठीक है, और एज पर IS 1786, ठीक है, एज पर IS 1786 क्या कहा गया है कि अगर आप डिफॉर्म्ड बार यूज कर रहे हैं, अगर आप डिफॉर्म बार यूज कर रहे हैं, तब इस फॉर्मूला को आप मॉडिफाई करेंगे। क्या करेंगे, मॉडिफाई करेंगे। और वो कैसे, तो वो मॉडिफाई करेंगे इस टाउ BD की वैल्यू को 60% इंक्रीज करके। ठीक है, और ये तो हो गया एक कंडीशन। इसके साथ साथ अगर ये तो अभी बात हुई है टेंशन में, यहाँ पे ये जो हमने बात की ना डिफॉर्म बार, ये डिफॉर्म बार भी कहाँ पे लग रहा है, टेंशन में लग रहा है। टेंशन जोन में अगर हम डिफॉर्म बार का यूज कर रहे हैं, तो ये जो वैल्यू है, तो ये जो टाउ BD है उसे हम मॉडिफाई करेंगे 0.6 या फिर आप 60% कहिए, 60% से इंक्रीज करके। और अगर हम बात करें, अगर यही जो आपका बार है वो अगर हम कहाँ पे लगाएं, क्या बोलते हैं, कंप्रेशन जोन में लगाएं, तो 60% तो हमें इंक्रीमेंट करना ही है, लेकिन उसके साथ साथ हमें और 25% क्या है, इंक्रीज करना पड़ेगा, इसे और मॉडिफाई करना पड़ेगा, 25% और इंक्रीज करना पड़ेगा। यानी कि अगर मैं कहूँ और एट द एंड, अगर आप डिफॉर्म बार यूज़ कर रहे हैं कंप्रेशन में, अगर आप टेंशन में यूज़ कर रहे हैं तो सिर्फ 60%, लेकिन अगर डिफॉर्म बार यूज़ कर रहे हैं और कंप्रेशन में यूज़ कर रहे हैं तो आपको कितना परसेंट इंक्रीज करना पड़ेगा, आपको 1.6 पहले यूज़ करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा, और फिर उस 1.6 का आपको 1.25 इंक्रीज करना पड़ेगा। समझ रहे हैं, अगर एक्स वैल्यू है टाउ BD, अगर टाउ BD का वैल्यू एक्स है, तो सबसे पहले आप 1.6 इंक्रीज करेंगे क्योंकि डिफॉर्म बार के लिए, और फिर 1.25 इंक्रीज करेंगे किसके लिए, इसके लिए, कंप्रेशन जोन के लिए। तो ये बात हो गई। अब यहाँ पे एक और बात बताया गया है कि फॉर फ्यूजन बॉन्डेड इपॉक्सी कोटेड डिफॉर्म बार, अगर आपका इपॉक्सी कोटेड डिफॉर्म बार है तो वहाँ पे जो हम टाउ BD का वैल्यू लेते हैं उसे हम 80% ही लेते हैं इस टेबल के अकॉर्डिंग। ये जो टेबल है इसमें बताया गया है टाउ BD का कितना वैल्यू होता है किस किस ग्रेड के लिए। ठीक है, तो उसको भी अभी हम देखेंगे, लेकिन यहाँ पे ये बता रहा है कि यहाँ पे भी हम, अगर आपका जो ये है डिफॉर्म बार है वो इपॉक्सी कोटेड है, तो उसे भी हम मॉडिफाई, उसके लिए भी हम जो ये टाउ BD का वैल्यू है उसे हम मॉडिफाई करेंगे, और उसे हम सिर्फ 80% ही लेंगे। क्यों, क्योंकि ये इपॉक्सी कोटेड है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो है आपका जो ये है सरफेस है उसे मतलब ये किया जा रहा है, स्मूथ बनाया जा रहा है, इपॉक्सी कोटेड है ना, तो स्मूथ बन रहा है, तो इसलिए वहाँ पे जो है हमें इस टाउ BD के वैल्यू को घटाना पड़ेगा। ठीक है, घट जा रहा है वैल्यू, तो 80% ही लेंगे। उसके बाद यहाँ पे क्या बताया गया, अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कि टाउ BD की वैल्यू कब किस ग्रेड के लिए कितनी होती है। तो अगर हम बात करते हैं ग्रेड ऑफ कंक्रीट की, तो यहाँ पे ग्रेड ऑफ कंक्रीट दिया गया है M15, 20, 25, 30, 35, 40 और उसके अबव। और अगर हम बात करें WSM में, तो WSM में जो वैल्यू होती है वो होती है M15 के लिए 0.6, M20 के लिए 0.8, और M25 के लिए 0.9, M30 के लिए 1, और M35 के लिए 1.1, और M40 के लिए 1.2। और वही अगर हम बात करें LSM में, तो M15 का तो यूज़ करते नहीं हम LSM में, तो M20 से अगर बात करें तो M20 से फिर से वहीं से चालू होगा इसी सीरीज में 1.2, 1.4, 1.5, 1.7, 1.9। ठीक है, तो ये वैल्यूज़ आपको याद होने चाहिए बहुत बेहतर तरीके से, ताकि जो है आपको आगे चल के दिक्कत ना हो। और ये क्या कह रहा है, दिस वैल्यू ऑफ टाउ BD इज फॉर प्लेन बार इन टेंशन। ठीक है, ये जो वैल्यू है किसके लिए, प्लेन बार के लिए, और वो भी कहाँ पे, टेंशन जोन में। ठीक है, तो ये हो गया बात इसके बारे में। अब देखिए यहाँ पे एक और पॉइंट बता रहा है, क्या बता रहा है, इफ वन फेल्स इन बॉन्ड देन सेफ कंडीशन
देन से फॉर सेफ कंडीशन इंक्रीज नंबर ऑफ बार्स कीपिंग द एरिया सेम। यानी कि अगर आपका जो ये है क्या बोलते हैं ये है स्ट्रक्चर है और वो बॉन्ड में क्या कर रहा है फेल हो रहा है, तो आपको कुछ नहीं करना, आपने जो स्टील का डाया यूज़ किया है ना उसे घटा दीजिए, एरिया वही रखना है, क्योंकि एरिया हम वही रखेंगे, एरिया तो आपका ठीक है एरिया वही रखेंगे, लेकिन हम डाया ऑफ स्टील घटा देंगे, जिससे हमारा सरफेस एरिया है किसका स्टील बार का वो बढ़ जाएगा और हमारा बॉन्ड स्ट्रेस क्या हो जाएगा, बढ़िया हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं चेक के लिए, चेक फॉर एलडी। अब हमें यहाँ पर एक फार्मूला दिया गया है जिसके द्वारा हम एलडी को चेक कर सकते हैं कि क्या हमारा एलडी हमने प्रॉपर प्रोवाइड किया है कि नहीं किया है। तो फार्मूला ये है कि एलडी शुड बी लेस देन और इक्वल्स टू mi/v प्लस एल नॉट। यानी कि जो आपका एलडी है वो इस वैल्यू से छोटा या इसके बराबर ही होना चाहिए, इससे बड़ा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे जो एम आई है वो क्या है, तो एम आई है आपका मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इफ़ ऑल स्टील इज स्ट्रेस्ड अप टू 0.87 FY। यानी कि अगर आपका जो जितना भी स्टील है वो सभी 0.87 FY तक स्ट्रेस हो गया है, यानी अपने क्रिटिकल कंडीशन पे पहुंच गया है, तो जो आपका मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस आपको मिलेगा ना वही एम आई है। और अगर हम वी की बात करें तो वी आपका क्या है, शियर फोर्स एट सपोर्ट है। और एल नॉट क्या है, तो एल नॉट है आपका सम ऑफ एंकरेज बियॉन्ड द सेंटर ऑफ द सपोर्ट। यानी कि अगर आपका ये है सपोर्ट है और यहाँ पे ये आपका बीम है, ठीक है, मान लीजिए ये आपका बीम है और ये आपने सपोर्ट है आपका और आपने एंकरेज कुछ ऐसे दे रखा है, तो ये जो सेंटर ऑफ ये है सपोर्ट है, इस सेंटर ऑफ सपोर्ट के बाहर आपने कितना एंकरेज दिया है, इसकी लेंथ के जितना भी दे रखा है, मतलब इस बीम में नहीं, अगले साइड में या फिर दूसरे बीम में जितना भी हमने दे रखा है उसका हम टोटल सम कर लेंगे, सम ऑफ एंकरेज बियॉन्ड द सेंटर ऑफ द सपोर्ट, या तो ये वैल्यू या फिर 12.5 या फिर 12.5 या फिर 12.5, इन दोनों वैल्यू में से जो भी हमारा मैक्सिमम होगा उसे हम कंसीडर करेंगे एज एल नॉट। ठीक है, तो ये हो गया वैल्यू चेक करने का कि हम एल डी को किस तरह से चेक कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है कि एल डी शुड बी लेस देन और इक्वल्स टू mi/v प्लस एल नॉट। ठीक है, अब हम यहाँ पे बात करते हैं एंकरिंग रेनफोर्सिंग बार की, यानी कि एंकरेज की, कि हम एंकरेज रेनफोर्समेंट किस तरह से देते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है, इट इज़ प्रोवाइडेड इन द फॉर्म ऑफ हुक्स एंड बेंड्स इन प्लेन बार और प्लेस वेयर एल डी और प्लेसेस वेयर एल डी इज़ नॉट सेटिस्फाइड। यानी कि जो हमारा एंकरेज है वो किस तरह से हम देते हैं, वो हम या तो हुक के फॉर्म में देते हैं या फिर हम बेंड के फॉर्म में देते हैं, या तो हुक या फिर बेंड के फॉर्म में देते हैं किसी भी प्लेन बार में, या फिर उन जगहों पे जहाँ पे हमारा एलडी क्या है, सेटिस्फाइड नहीं है, मतलब हमारा प्रॉपर एलडी नहीं प्रोवाइड है, तो वहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, वहाँ पे हमें एंकरेज देना पड़ेगा। और एंकरेज हम किस तरह से देते हैं, हुक्स और बेंड के रूप में देते हैं। इसके बाद अगला पॉइंट है डिफॉर्म्ड बार मे बी यूज विदाउट एंकरेज बाय प्रोवाइडिंग रिक्वायर्ड एलडी। यानी कि जो डिफॉर्म बार होता है ना हमारा, उसे हम बिना एंकरेज के भी यूज़ कर सकते हैं अगर हम प्रॉपर रिक्वायर्ड एलडी हम वहाँ पे दे दें। यानी प्रॉपर अगर हम एलडी वहाँ पे हम दे दें जितना हमें रिक्वायर्ड है, तो हम वहाँ पे अगर एंकरेज नहीं करते हैं, यानी कि हुक और बेंड नहीं भी देते हैं, तो भी हमारा जो है हम उसे यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद बताया गया है बेंड्स एंड हुक्स शाल बी कन्फर्म्ड टू IS 2502। यानी कि जो आपका बैंड और हुक है ना वो IS कोड 2502 से रिकमेंड किया जाता है, वहाँ से कन्फर्म किया जाता है। ठीक है, यानी कि IS 2502 में बैंड और हुक के बारे में सारा डाटा दिया गया है। उसके बाद है बेंड्स। जो आपके बेंड्स होते हैं वो क्या होते हैं, तो द एंकरेज वैल्यू ऑफ बेंड इज टेकन एज 4 टाइम्स ऑफ डाया फॉर ईच 45 डिग्री बेंड सब्जेक्टेड टू मैक्सिमम ऑफ 16 टाइम्स ऑफ डाया ऑफ बार। यानी इसमें क्या बोल रहा है, हम जितना भी एंकरेज देते हैं वो बैंड या हुक के फॉर्म में देते हैं, तो ये जो बैंड देते हैं ना हम, इसका जो एंकरेज वैल्यू होता है, यानी कि ये देखिए यहाँ पे बता रहा हूँ, ये जो हमने बैंड दिया है इसका ये जो एंकरेज वैल्यू है, ये जो हमने ऐसे एंकर किया है, या फिर ये अगर हुक है तो हुक में हमने जो एंकरेज वैल्यू दिया है वो कितना होता है उसके बारे में बता रहा है। तो अगर हम बात करें तो हर 45 डिग्री के बैंड के लिए हम जो है डाया के 4 गुना जो है इस वैल्यू को रखते हैं, एंकरेज वैल्यू को रखते हैं। यानी जो हमारा एंकरेज वैल्यू है वो 4 गुना होता है डाया के हर 45 डिग्री के बैंड के लिए। और ये जो वैल्यू है वो मैक्सिमम कहाँ तक जा सकती है, वो मैक्सिमम 16 टाइम तक जा सकती है। ठीक है, मैक्सिमम 16 टाइम्स ऑफ डाया बार तक हो सकती है। अब आप यहाँ पे देख के समझेगा तो आपको और अच्छे तरह से समझ में आ जाएगा। अगर आपका 45 डिग्री का बैंड है ना मेरे भाई, तो आप कितना देंगे, तो आपका ये जो लेंथ है वो कितना होगा, 4/5 होगा। और अगर वहीं पे ये जो आपका 90 डिग्री का बैंड दे रहे हैं, कितना दे रहे हैं, 90 डिग्री का बैंड दे रहे हैं, तो यहाँ पे कितना बार 45 हो रहा है, 2 बार 45 आ रहा है। ठीक है, इसे हम 2 × 45 डिग्री लिख सकते हैं, और हर 45 डिग्री के लिए हम कितना देते हैं, 4/5 देते हैं, तो यहाँ पे 2 हो रहा है, तो ये हमारा 8/5 हो जाएगा।
उसी तरह से 135 डिग्री बेंड के लिए 12 फाई, और जो आपका हुक होता है जिसे हम 180 डिग्री बेंड कहते हैं, ठीक है, 180 डिग्री बेंड या फिर हुक कह सकते हैं, उसका कितना होता है 16 फाई होता है। तो इसलिए वो बताया गया था कि जो मैक्सिमम वैल्यू होता है वो कितना होता है 16 फाई तक हमारा हो सकता है। तो ये यहाँ पे हमने देख लिया। अब हम बात करते हैं एक और चीज़ की। यहाँ पे मैंने आपको जो है वो ड्राइंग बना के दिखाया है, ड्रॉ करके दिखाया है डायग्राम में कि हम हुक या फिर बेंड किस तरह से देते हैं। ये आपका हुक है, ये आपका बेंड है। तो ये देखिए, अगर यहाँ से आप ये पूरी वैल्यू अगर यहाँ से आप ये करेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो वैल्यू है वो तो हमारी 8 फाई है, हमने जान लिया। लेकिन उसके साथ साथ यहाँ पे जो हम इसे बेंड करते हैं ना, वहाँ पे जो हम इसे बेंड बेंड करते हैं वो कितने टाइप पे बेंड करते हैं, मतलब उसका रेडियस कितना होता है, उसका रेडियस कितना होता है, इसके बारे में अगर हम बात करें तो वो होता है एन फाई। इसका जो ये रेडियस है वो बराबर होता है एन फाई के। और ये जो एन फाई है ना, यहाँ पे जो एन की वैल्यू है वो कितनी है, अगर ये जो एन की वैल्यू की हम बात करें तो माइल्ड स्टील के लिए 2 होती है, और अदर स्टील के लिए यानी माइल्ड स्टील के अलावा इसकी वैल्यू कितनी होती है 4 होती है। अगर ये माइल्ड स्टील है तो यहाँ पे 2 फाई होगा, और अगर ये अदर स्टील है कोई HYSD या फिर अदर कोई भी स्टील है माइल्ड स्टील के अलावा, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 4 फाई हो जाएगा। ठीक है, तो 2 फाई 4 फाई। तो ये बात हो गई इसके रेडियस की कि हम कितने रेडियस पे बेंड करते हैं। उसी तरह से यहाँ पे बेंड बेंड क्या बोलते हैं हुक के बारे में भी बताया गया है कि हुक का जो है हम जो ये रख देते हैं, क्या बोलते हैं मतलब कितने रेडियस पे इसे बेंड करते हैं, तो वो है एन फाई। जैसा मैंने आपको बताया उसके लिए सेम फार्मूला, सेम चीज़ें सब कुछ। और इसका अगर हम टोटल वैल्यू देखेंगे तो हमारा कितना होगा 16 फाई। और जो ये मिनिमम हम वैल्यू यहाँ पे एंकर के लिए दे रहे हैं ऊपर, यहाँ पे देख सकते हैं या फिर आप यहाँ पे देख सकते हैं, वो मिनिमम 4 फाई हम दे 4 फाई देते ही देते हैं, उससे कम नहीं दे सकते। तो वो भी यहाँ पे बताया गया है कि ये जो ये मतलब ये जो डिस्टेंस है वो 4 फाई है, जिसे हम मिनिमम देते ही देते हैं एंकरेज में। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं 4 फाई दिया ही गया है। तो ये चीज़ हो गया हुक और बेंड के बारे में। इसके बाद हम पढ़ते हैं टॉर्जन को। इसके बाद हमारा है टॉर्जन। तो हमने एक बहुत अच्छे टॉपिक को जो है कंप्लीट कर लिया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था हमारे लिए किसी भी आरसीसी स्ट्रक्चर को डिज़ाइन करने में। आई होप कि आपको यहाँ तक की सभी चीज़ें समझ में आई होंगी। और किसी भी तरह का अगर आपको डाउट है तो आप मेक श्योर करें कि आप कमेंट करें, जिससे कि अगले वीडियोज़ में मैं उन डाउट्स को क्लियर आउट कर सकूँ। और ये था हमारा हुक एंड बेंड के बारे में और बॉन्ड स्ट्रेस और डेवलपमेंट लेंथ के बारे में। अब हम पढ़ते हैं टॉर्जन। अगर हम बात करें टॉर्जन की ना, तो टॉर्जन जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, लेकिन पहले जो है इससे बहुत कम सवाल आते थे, अब थोड़े सवाल आने लगे हैं। तो हमारे लिए अब बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि ट्रेंडिंग जो टॉपिक है वो क्या है इस समय किसी भी एग्ज़ाम का। तो टॉर्जन जो है एक तरह का आप कह सकते हैं ट्रेंडिंग टॉपिक है, और हर एग्ज़ाम में जो है AJE एग्ज़ाम्स में टॉर्जन से रिलेटेड क्वेश्चन सब आ रहे हैं। तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम इन टॉपिक्स को कंप्लीट कर लें, पूरी तरह से पढ़ लें, कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लें, जिससे कि जो है हमें एग्ज़ाम में किसी तरह का भी दिक्कत ना हो। तो अगर हम बात करते हैं टॉर्जन की, तो टॉर्जन क्या होता है अगर मैं बात करूं, जो आपका टॉर्जन होता है वो कैसे आता है, तो देखिए, मोनोलिथिक कंस्ट्रक्शन ऑफ आरसीसी स्ट्रक्चर टेंड्स टू इंट्रोड्यूस टॉर्जनल मोमेंट विच कैन नॉट बी इग्नोर्ड इन डिजाइन। यानी कि अगर आप किसी भी आरसीसी स्ट्रक्चर का मोनोलिथिक कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, मोनोलिथिक मतलब एक साथ एक, इसमें अगर आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो क्या होता है, तो वहाँ पे जो है क्या बोलते हैं टॉर्जनल मोमेंट का इंट्रोडक्शन होता है, वहाँ पे जो है टॉर्जनल मोमेंट्स आते हैं। तो इसलिए जो है और ये टॉर्जनल मोमेंट्स को हम क्या बोलते हैं अपने डिज़ाइन में इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम इन्हें इग्नोर करेंगे तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा लैक हो जाएगा, एक बहुत बड़ा ये हो जाएगा, क्या कहते हैं आप एक तरह से कह सकते हैं कि डिज़ाइन में जो स्ट्रेंथ है हमारे मेंबर का वो कहीं ना कहीं हम कम कर दे रहे हैं। तो इसलिए हम मेक श्योर करते हैं कि हम टॉर्जनल मोमेंट के लिए भी जो है बढ़िया तरीके से डिज़ाइन करें, जिसे हम इग्नोर नहीं कर सकते। तो अगर हम मोनोलिथिक कंस्ट्रक्शन करेंगे किसी भी आरसीसी स्ट्रक्चर का, तो वहाँ पे टॉर्जनल मोमेंट जो है इंट्रोड्यूस होता है। और ये जो है अगर आपका होमोजेनस सेक्शन होता है ना, अगर होमोजेनस सेक्शन होता है तो आप सोम में पढ़ेंगे, ये बहुत मतलब आसानी से हम इसे सॉल्व करते हैं इस फार्मूला से, जिसे हम थ्योरी ऑफ इलास्टिसिटी कहते हैं। थ्योरी ऑफ इलास्टिसिटी से बहुत आसानी से इसे हम सॉल्व कर देते हैं, जिसका ये फार्मूला आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आपको मेक श्योर करें कि आपको ये याद रहे कि T/J=τ/R=θ/L। इसी तरह से आपने एक और फार्मूला पढ़ा होगा जिसे हम बेंडिंग फार्मूला कहते हैं या फिर फ्लेक्चरल फार्मूला, M/I = σ/y = E/R। तो ये दोनों फार्मूला एक दूसरे से मतलब आप इन्हें कोरिलेट करके याद कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं आपके लिए। तो आप मेक श्योर करें कि आपको ये याद रहे। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ टर्म्स की कि कौन सा टर्म कौन सा चीज़ रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहाँ पे जो आपका जे है ना मेरे भाई, ये जे वो क्या बता रहा है, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। टी मतलब टॉर्जन, आर मतलब रेडियस ऑफ सर्कुलर शाफ्ट, ठीक है। और यहाँ पे सी मतलब है रिजिडिटी या फिर शियर मॉडुलस, रिजिडिटी या फिर शियर मॉडुलस, जिसे हम जी से भी दिखाते हैं। और थीटा जो है वो एंगल ऑफ ट्विस्ट है, और टी जो है टाउ जो है वो आपका शियर स्ट्रेस है। तो ये हो गया बात इसके बारे में।
और अगर हम बात करें कि मैक्स अगले पॉइंट की, तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस ड्यू टू टॉर्जन अकर्स एट सेंटर लाइन इन केस ऑफ रेक्टेंगुलर बीम। और अगर आपका रेक्टेंगुलर बीम है ना मेरे भाई, तो जो आपका जो टॉर्जन होता है ना, जो आपका टॉर्जन होता है उसके वजह से जो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस जनरेट होता है हमारे रेक्टेंगुलर सेक्शन में, वो कहाँ पे होता है, वो होता है सेंटर लाइन पे। ठीक है, सेंटर लाइन पे आपका मैक्सिमम शियर स्ट्रेस जनरेट होता है किसी भी टॉर्जन की वजह से, अगर आपका रेक्टेंगुलर बीम है तो इस पॉइंट को भी यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद आईएस कोड क्या कहता है, आईएस कोड ये रिकमेंड करता है कि अगर आपका जो बीम है उस पर क्या क्या लग रहा है, बेंडिंग मोमेंट लग रहा है, शियर लग रहा है और साथ ही साथ टॉर्जन लग रहा है, तो हम क्या करते हैं, तो हम इक्वलेंट बेंडिंग मोमेंट, जैसा कि अब मालूम है हम जो है अपने जो भी हमारा बीम है उसे हम या तो बेंडिंग मोमेंट के मतलब बेंडिंग मोमेंट और शियर इन दो फैक्टर्स के लिए, इन दो पैरामीटर्स के लिए डिजाइन करते हैं। तो यहाँ पे एक और एक्स्ट्रा पैरामीटर आ जा रहा है टॉर्जन, जो कि जिसे हम इग्नोर नहीं कर सकते, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो जब ये आता है तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो हमें जो है इसको इक्वलेंट बेंडिंग मोमेंट निकालना पड़ेगा और इक्वलेंट शियर फोर्स निकालना पड़ेगा। ठीक है, टॉर्जन की वजह से कितना हमारा बेंडिंग मोमेंट और बढ़ रहा है और कितना हमारा शियर फोर्स और बढ़ रहा है, इसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इक्वलेंट बेंडिंग मोमेंट और इक्वलेंट शियर फोर्स के लिए जो है हम कैलकुलेट करते हैं और इसके लिए डिजाइन करते हैं उसी तरह से जिस तरह से हम फ्लेक्सर और शियर के लिए करते थे। ठीक है, तो ये बात हो गई। अब यहाँ पे हम स्टेप्स को देखते हैं कि किस तरह से हम डिजाइन करते हैं, और यहाँ पे ये जो भी फॉर्मूलाज आएंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं आपको समझाते हुए चलूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कि स्टेप 1 में क्या है हमारा, स्टेप 1 में ये है इक्वलेंट शियर फोर्स। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इक्वलेंट शियर फोर्स निकालेंगे कि भैया इक्वलेंट शियर फोर्स लग कितना रहा है। तो जो आपका इक्वलेंट शियर फोर्स है उसे हम वीई से दिखा रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ये बराबर होगा किसके, वीई इज इक्वल टू वी यू प्लस यहाँ पे वी टी के। ठीक है, आप यहाँ पे इस तरह से लिख सकते हैं वीई इज इक्वल टू वी यू प्लस वी टी के। और वी टी मतलब क्या है, वी यू मतलब है फैक्टर्ड शियर फोर्स। क्या है, वी यू मतलब है फैक्टर्ड शियर फोर्स, टी यू का मतलब है फैक्टर टॉर्जनल मोमेंट। तो रुकिए हम पहले मैं आपको वीटी के बारे में बता देता हूँ, फिर हम इस टर्म को पढ़ेंगे। पहले मैं आपको एकदम बेसिक बताता हूँ कि हमने क्या किया, हमने वीई को रख दिया वी यू प्लस वी टी। ठीक है, मतलब इक्वलेंट शियर फोर्स किसके बराबर होगा, आपका फैक्टर्ड शियर फोर्स जो आपका लोड लग रहा है उसकी वजह से, और जो आपका टॉर्जन लग रहा है उसकी वजह से शियर फोर्स के बराबर होगा। ठीक है, तो अब ये जो शियर फोर्स का होता है ना, शियर फोर्स ड्यू टू टॉर्जन, वो क्या होता है, वो बराबर होता है किसके, 1/6 टी यू बाई बी के, यानी कि 1/6 टॉर्जनल मोमेंट अपॉन विड्थ के जो है बराबर हो जाता है हमारा वी टी। ठीक है, और ये जो वैल्यू है वो किसके द्वारा दी गई है, IS 456 के द्वारा दी गई है। ठीक है, तो इसी चीज को हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं VE इज इक्वल टू वी यू प्लस 1.6 टी यू बाई बी। तो यहाँ से ये फॉर्मूला आया है, तो आप मेक श्योर करें कि आपको ये फॉर्मूला याद हो। पूछ लिया जाता है डायरेक्टली कि इक्वलेंट शेयर फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, या फिर बताओ टॉर्जन इतना लग रहा है, शेयर लोड इतना आ रहा है, तो इक्वलेंट शेयर फोर्स हमारा कितना होगा। तो इस सब चीज़ों के लिए हमें ये सब चीज़, ये फॉर्मूला याद होने चाहिए। ठीक है, तो वी इज इक्वल टू वी यू प्लस 1.6 टी यू बाई बी, वी यू प्लस 1.6 टी यू बाई बी। अब देखिए ये तो हमारा हो गया। अब इसके हेल्प से, क्योंकि हमें अब वीई मिल गया है, इक्वलेंट शियर फोर्स मिल गया है, तो हम इसे इक्वलेंट नॉमिनल शियर स्ट्रेस निकाल सकते हैं। ऑब्वियस सी बात है, क्या करेंगे, वीयू को बीडी से डिवाइड कर देंगे तो हमारा नॉमिनल शियर स्ट्रेस निकल जाएगा। क्यों, है ना। और हमें एक बात याद रखनी है, कभी भी हमारा जो शियर स्ट्रेस होता है, चाहे वो कोई भी शियर स्ट्रेस हो, वो कभी भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए किससे, टाउ सी मैक्स से। तो ये भी बात हमें ध्यान में रखनी है। इसके बाद हम बात चलते हैं स्टेप 3 पे, हमारा स्टेप 2 हो गया, स्टेप 3 पे चलें। तो हम निकालेंगे इक्वलेंट मोमेंट। हमने निकाल दिया इक्वलेंट शियर फोर्स यानी कि वीई निकाल दिया। अब हम निकालेंगे क्या, एमई। ठीक है, तो एमई अगर हम निकालें तो ये भी किसके बराबर होगा, एमयू प्लस एमटी के, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे बताया। तो एमयू प्लस एमटी के बराबर होगा। यहाँ पे एमयू क्या है, तो आपका फैक्टर बेंडिंग मोमेंट है, और एमटी क्या है, मोमेंट ड्यू टू टॉर्जन। और ये जो एमटी का वैल्यू होता है ना मेरे भाई, ये बराबर होता है किसके, टी यू अपॉन 1/7, टी यू अपॉन 1.7 1 प्लस डी बाई बी, टी यू अपॉन 1.7 1 प्लस डी बाई बी। तो इसके बराबर होता है ये वैल्यू एम टी। ठीक है, तो इसलिए हम क्या रख सकते हैं, एम ई इज इक्वल टू एम यू प्लस टी यू बाई 1.7 1 प्लस डी बाई बी। एम यू प्लस 1.7 एम यू प्लस 1.7 टी यू बाई 1, अरे यार, एम यू प्लस टी यू बाई 1.7 1 प्लस डी बाई बी। तो ये हो गया फॉर्मूला आपका एम ई का। ठीक है, तो इसे भी आप याद रखें। ये दोनों फॉर्मूलाज आप बहुत मतलब एक बार ऐसा होता है, मैं खुद बताता हूँ, मेरे खुद का ऐसा हो जाता है कि बहुत बार ऐसा होता है 1.7 और 1.6 में जो है डी मतलब ये आ जाता है, क्या कहते हैं, कन्फ्यूजन आ जाता है। तो आप मेक श्योर करके आपको बढ़िया से याद रहे। और इसीलिए मैं जो है फॉर्मूला को कई बार पढ़ता हूँ, कई बार बताता हूँ कि आपको सुनते सुनते जो चीज़ें हैं याद हो जाएंगी कि एम ई में एम यू प्लस टी यू बाई 1.7 1 प्लस डी बाई बी, और जो आपका वी है वो वी यू प्लस 1.6 टी यू बाई बी। ठीक है, तो ये हो गई। अब हम बात करते हैं आगे के पॉइंट की, अगले स्टेप की। तो अगला स्टेप है हमारा इक्वलेंट इफेक्टिव डेप्थ। इक्वलेंट इफेक्टिव डेप्थ, तो हम इक्वलेंट इफेक्टिव डेप्थ जो डी है उसे हम कितना रख सकते हैं, तो हमें पता है एम यू, हमने एम यू का फॉर्मूला पढ़ा था ना, एम यू इक्वल टू क्यू बी डी स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला पढ़ा था हमने, याद है। तो इस फॉर्मूला को ही हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, एम यू इक्वल टू क्यू बी डी स्क्वायर, जिससे हम डी का फॉर्मूला
इस तरह से निकाल सकते हैं। और इसी तरह से हम सिग्मा AST का भी फार्मूला निकाल सकते हैं, AST का भी मतलब फाइंड आउट कर सकते हैं, AST को भी डिटरमाइन कर सकते हैं। एम इज इक्वल टू सिग्मा ST बाई JD से हमने पढ़ा था ना कि क्या बोलते हैं सिग्मा ST AST JD, ठीक है। यहाँ पे JD क्या है, लीवर आर्म है, ठीक है। या फिर आप इसी फॉर्मूला को किस तरह से लिखते थे, 0.87 FY AST D माइनस 0.42 XU। तो यहाँ पे ये क्या था, एक्स, ये D माइनस 0.42 XU आपका JD ही था, तो इसे हमने यहाँ पे डायरेक्टली JD लिख दिया है, ठीक है। और यहाँ पे 0.87 FY क्या है, सिग्मा ST है, और ये आपका AST है। तो सेम चीज़ ये मतलब यहाँ पे स्टील रेनफोर्समेंट का हम लोग क्वांटिटी फाइंड आउट कर सकते हैं इस फार्मूला से, ठीक है। तो ये हो गया इसकी बात। अब हम बात करते हैं अगले पॉइंट की। तो अगला पॉइंट ये है कि अगर करते हैं अगले पॉइंट की, कि अगला पॉइंट क्या है हमारा। अगला पॉइंट है इफ़ MT इज़ ग्रेटर देन MU, यानी कि अगर जो आपका मोमेंट है ड्यू टू टॉर्जन वो ज़्यादा है किसके, ड्यू टू मतलब फैक्टर मोमेंट के, यानी कि जो हमारा नॉर्मल लोड की वजह से जो मोमेंट आ रहा है उससे अगर ज़्यादा है तो हम क्या करेंगे। तो उस कंडीशन में हमें एरिया ऑफ स्टील जो है एक अलग एक्स्ट्रा एरिया ऑफ स्टील देना पड़ेगा, ठीक है। कंप्रेशन जोन में एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन जोन इज टू बी प्रोवाइडेड, ठीक है। एक एक्स्ट्रा क्या बोलते हैं एरिया ऑफ स्टील हमें प्रोवाइड करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि ये जो MT है, यानी कि MT मतलब आपका मोमेंट ड्यू टू टॉर्जन, वो ज़्यादा है किससे, MU से, यानी कि मोमेंट ड्यू टू फैक्टर्ड लोड, यानी कि मोमेंट ड्यू टू फैक्टर लोड से ज़्यादा है। तो इसलिए हमें एक एरिया ऑफ स्टील एक्स्ट्रा देना पड़ेगा कंप्रेशन जोन में, जिसे हम ASC से बताएंगे, ठीक है। और ये क्या करेगा ASC, ये जो हमारा ASC है वो क्या करेगा, वो जो इसमें एक्स्ट्रा निकल रहा है ना, जो मतलब MT माइनस MU अगर हम करें तो जो हमारा ME निकलेगा, ME2, ये ME2, ठीक है। MT माइनस MU करेंगे तो जो हमारा एक्स्ट्रा मोमेंट निकलेगा उसको रेजिस्ट करेगा ये हमारा जो हम ASC प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। और ये देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये अगर हम बात करें कि हमारा ME का वैल्यू कितना होता है, ME2 का तो कितना होता है, तो 0.87 FY AST1 D माइनस DC, कितना होता है 0.87 FY AST1 D माइनस DC। ये D माइनस DC क्या है, आपका लीवर आर्म है। ये आप देख सकते हैं, देखिए ये आपका टोटल D है, ठीक है, इफेक्टिव डेप्थ है, और DC आपका ये कवर है। तो इन दोनों के बीच में जो आपका क्या बोलते हैं लीवर आर्म होगा वो यही होगा, तो D माइनस DC। और ये आपका हो गया स्ट्रेस 0.87 FY, और आपका जो एरिया हो गया स्टील का वो हो गया AST1, ठीक है। यानी कि यहाँ पे जो हमने ASC की हम बात कर रहे थे ना, उसे हम यहाँ पे AST1 से दिखा रहे हैं, ठीक है, और कुछ नहीं। और अगर MT जो है वो लेस है MU से, तो हमें मतलब अगर इसका उल्टा ये हो रहा है, कंडीशन बन रहा है, क्योंकि यहाँ पे MT ज़्यादा था तो हमने प्रोवाइड कर दिया। अगर नहीं है, कम है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर हमें किसी तरह का एक्स्ट्रा फ्लेक्सरल कंप्रेशन जोन में किसी भी तरह का रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड नहीं करना पड़ेगा। इसके बाद हमने बात कर ली क्या बोलते हैं एरिया ऑफ स्टील की, कि हम एरिया किस तरह से क्या बोलते हैं स्टील को हम किस तरह से प्रोवाइड करेंगे, कितना प्रोवाइड करेंगे, कहाँ प्रोवाइड करेंगे, ये हमने बात कर ली। अब हम बात करते हैं स्टेप 6 की, यानी अगले स्टेप की, कि हम स्पेसिंग ऑफ शियर एनफोर्समेंट कैसे रखते हैं, ठीक है। तो हमने ये फॉर्मूला पढ़ रखा था 0.87 FY ASV D अपॉन VSC। यहाँ पे ये VSC है वो क्या है, इक्विवेलेंट शियर फोर्स है, ठीक है। देखिए हम क्या कर सकते हैं, हम इस शियर फोर्स, ये देखिए इसी फॉर्मूला से हम क्या कर सकते हैं, हम इक्विवेलेंट शियर फोर्स का भी वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ पे जैसा बताया जा रहा है, यहाँ पे आप VSC को यहाँ पे डाल दीजिए और SV को यहाँ पे कर दीजिए, तो आपको ये भी चीज़ मिल जाएगी। इसके बाद आप देखिए क्या, इसके बाद देखिए हमें क्या मालूम है, VSC जो है, VSC का फॉर्मूला हमें ऑलरेडी हमने निकाला था पीछे, ठीक है, हमने निकाल रखा था TU/B और VU अपॉन 2.5, ठीक है। तो ये यहाँ पे जो है हम इसी VSC के जगह पे ये वाला इंप्लीमेंट कर देंगे, ये फॉर्मूला TU/B प्लस VU/2.5, ठीक है। तो इसे जब हम इंप्लीमेंट कर देंगे तो हमें जो है हमारा जो ये फॉर्मूला है वो इस फॉर्म में हो जाएगा, VU/2.5 प्लस TU/B इक्वल टू 0.87 FI/SV D/SV, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आ जाएगा। अब देखिए स्पेसिंग की अगर हम बात करें कि हम शियर एनफोर्समेंट का स्पेसिंग कितना करते हैं, तो अगर हम मिनिमम की बात करें मतलब स्पेसिंग की बात करें, तो अगर आपका वर्टिकल स्टीरअप है तो आपने 0.75 D स्पेसिंग देना है। अगर आपका इंक्लाइंड है तो आप D देंगे, और अगर जो है आप मतलब अगर ऐसे न्यूमेरिकल फॉर्म में बात करें तो 300 mm, यानी कि इन तीनों वैल्यू से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आप बात करते हैं स्पेसिंग की किसी भी शियर एनफोर्समेंट में, तो अगर आपका शियर एनफोर्समेंट कैसा है, वर्टिकल है तो आप 0.75 D दे सकते हैं, अगर आप इंक्लाइंड है तो मैक्सिमम D दे सकते हैं, या फिर 300 mm। इन तीनों में से जो भी आपका वैल्यू जो है मिनिमम होगा, जो भी आपका वैल्यू, इन तीनों वैल्यू को सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे, और इन तीनों वैल्यू में जो भी आपका मिनिमम होगा उसे हम प्रोवाइड कर देंगे एज ए स्पेसिंग, ठीक है। तो आई होप आप इसे भी समझ गए होंगे।
उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद देखिए हमने साइड रेनफोर्समेंट के बारे में आपको कल बताया था। यहाँ पे स्पेसिंग के बारे में बात करें तो जो आपका साइड फेस रेनफोर्समेंट होता है उसका स्पेसिंग हम क्या करते हैं 140 mm से ज़्यादा नहीं देते। क्या करते हैं 140 mm से ज़्यादा नहीं देते हैं, इससे कम ही देते हैं। और जैसा कि मैंने आपको कल बताया था इसका कितना वैल्यू होता है क्वांटिटी का, तो 0.1% होता है वेब एरिया का। और अगर हम बात करें दोनों फेसेस के लिए, अगर हम एक फेस की बात करें तो 0.05% हर फेस के लिए। जैसे दो फेस होता है ना, ये बीम है तो ये एक फेस और ये एक फेस, इन दोनों फेस पे हमें साइड फेस रेनफोर्समेंट देना होता है। तो इन दोनों को मिला के 0.1%, और अगर एक की बात करें तो 0.05%। तो ये बात की हमने आज किसके बारे में, टॉर्जन के बारे में। और इसके पहले हमने बात कर ली किसके बारे में, बॉन्ड स्ट्रेस एंड डेवलपमेंट लेंथ के बारे में। तो ये था आज की वीडियो में। आज हमने ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कंप्लीट कर लिए। तो आई होप आपको ये सभी चीज़ें समझ में आई होंगी, और वीडियो और कंटेंट भी पसंद आया हो तो आप जरूर से वीडियो को लाइक करें। और साथ ही साथ अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल से भी जुड़ जाएं, जिससे कि आपकी प्रिपरेशन और बेहतर हो सके। और ये था इस वीडियो में। थैंक यू।